कहीं ना कहीं हम एक कदम छोड़कर आगे जा रहे हैं, राइट? मेरा मतलब है कि भले ही धूमकेतु जिंदगी के इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हो, लेकिन धूमकेतु के पास वो इंग्रेडिएंट्स कहां से आते हैं? इसका जवाब अंतरिक्ष की गहराइयों में हो सकता है, जो मैटर और रेडिएशन एक आकाश गंगा के स्टार सिस्टम्स के बीच तैर रहे हैं। इसे इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। इसका इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि कॉमेट 67P की सारी कंपोजिशन और उस कॉमेट के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स कुछ मामलों में उन चीजों से बहुत मिलते जुलते हैं जो हमें इंटरस्टेलर मीडियम में मिली, जो वहां तारों के बीच गैस और धूल में तैर रही थी। अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पृथ्वी पर कॉमन है तो ये पूरी गैलेक्सी में भी उतनी ही कॉमन होगी। जिंदगी बनाने वाली ये केमिकल किट सब जगह एक जैसी है और शायद इसीलिए जिंदगी भी अपने आप में कॉमन है। वहाँ रात के आकाश में बहुत सारी गीली चट्टानें हो सकती हैं जो जिंदगी से जुड़ी हों इस यूनिवर्सल केमिस्ट्री किट के जरिए। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी एक जरूरी चीज के ओरिजिन का पता नहीं लगा पाए थे। तो फॉस्फोरस उन एटम्स में से है जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आता है। फॉस्फोरस डीएनए, सेल मेम्ब्रेन्स और एनर्जी प्रोडक्शन का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये यूनिवर्स में बड़ी मुश्किल से मिलता है और पृथ्वी की सतह पर भी इसका मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी फॉस्फोर आसपास था वो घुलने वाली चट्टानों में बंद हो गया होगा, इसीलिए उस वक्त वो जिंदगी के लिए अवेलेबल नहीं रहा होगा। अगर सारा मिनरलाइज्ड फॉस्फोरस चट्टानों में बंद हो गया था तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में काम आने वाला फॉस्फोरस कहां से आया? 67P के पास इस रहस्य की कुंजी थी। धूमकेतु पर हमें बायो अवेलेबल फॉर्म्स में फॉस्फोरस मिला, सिर्फ मिनरलाइज्ड फॉस्फोरस नहीं मिला। बायो अवेलेबल फॉस्फोरस एक ऐसा रूप होता है जिसे जिंदगी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन कॉमेट 67P को यह कहां से मिला? जनवरी 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने रोजेटा मिशन के डेटा को एल्मा के उस डेटा से मिलाया जो उन्होंने AFGL 5142 को ऑब्जर्व करके निकाला था, जहां तारे बनते हैं। AFGL 5142 तारों की एक नर्सरी है, एक गैस का बादल जहां बड़े और छोटे तारे एक साथ पैदा होते हैं और ये हमारे करीब होते हैं, इसलिए डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आल्मा ऑब्जर्वेटरी अलग अलग तरह की डस्ट और गैस की बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेती है और वो उन तारों के बहुत करीब होती है जो हाल ही में बने होते हैं। तो आप एक्चुअली ये देख सकते हैं कि तारे कैसे बनते हैं। सबसे बड़े तारे तेजी से जीते हैं और जल्दी ही मर जाते हैं। वो अचानक बहुत तेज चमक कर फट जाते हैं। हमारा मानना है कि फॉस्फोरस भी बड़े बड़े तारों की तरह बनता है। तो पहले ये तारों की तरह बनता है, फिर अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है और जब ये तेजी से चमक कर फटता है तो उस फॉस्फोरस को इंटरस्टेलर मीडियम में फैला देता है। जब मिड साइज के तारों में जीवन फूटता है तो वो बादलों के जरिए शॉक वेव्स और रेडिएशन भेजकर फॉस्फोरस को फॉस्फोरस मोनोऑक्साइड में बदल देते हैं, जिसे बायोलॉजी इस्तेमाल कर सकती है। फॉस्फोरस मोनोऑक्साइड जमकर तारों के आसपास रहने वाले बर्फीले धूल के कणों में फंस सकता है। ये धूल के कण आपस में जुड़कर पेबल्स, रॉक्स और आखिर में कॉमेट्स बना सकते हैं, जो फॉस्फोरस मोनोऑक्साइड के ट्रांसपोर्टर्स बन जाते हैं। वैज्ञानिकों ने फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक्स की कॉस्मिक ट्रेल का तारों से लेकर धूमकेतु, प्लैनेट्स और यहां तक कि जीवन तक पीछा किया। कम से कम थियोरी में आप इस तरह की केमिस्ट्री को ले सकते हैं जो हमें एक धूमकेतु में मिलती है और उसे एक सेल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग एस्ट्रोनॉमी को लेकर यही सोचते हैं कि ये ऐसी चीजों की स्टडी है जो बहुत दूर है, जिनका हमारी रोज की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हम वहाँ अपने ओरिजिन्स ढूंढ रहे हैं और वो हमें मिल रहे हैं। तो एक बेसिक सवाल ये है कि फॉस्फोरस हमारे डीएनए तक कैसे पहुंचा, जबकि वो सिर्फ यंग स्टार्स, क्लाउड्स के आसपास हजारों लाइट ईयर्स दूर पाया जाता है। अब हमें मैकेनिज्म पता है क्योंकि हमने सवाल पूछा और अब हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मिशन का अगला चरण था धूमकेतु की सतह पर लैंडर को पहुंचाना, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। क्राफ्ट का लैंडिंग गियर टूट गया था। तो क्या टीम को मिशन खत्म करना पड़ा? रोजेटा को 67P पर जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल चुके थे।
अब स्पेसक्राफ्ट के सामने अब तक की सबसे कठिन चुनौती थी एक धूमकेतु की जमीन पर एक ऐतिहासिक और पहली लैंडिंग। फीले लैंडर को सरफेस पर सेट करने में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लैंडर को डिजाइन करते वक्त किसी को ये नहीं पता था कि सरफेस कैसा होगा, क्या वो रॉक या आइस जैसा और बहुत सख्त होगा या वो नाजुक और भुरभुरा होगा। फीले में नाजुक सतह को खोदने के लिए हार्पून्स और उसे धूमकेतु से उछलने से रोकने के लिए टॉप थ्रस्टर्स लगे थे। लैंडर टीम को पता चला कि दोनों ही सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन अड़चनों के बावजूद उन्होंने उस पर उतरने का फैसला किया। फीले 7 घंटे में धीरे धीरे 19 किलोमीटर नीचे गया। और उसके बाद उसने जमीन छुई। जैसे ही उसने जमीन टच किया हमें राहत मिली। लैंडर नीचे चला गया और सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो रही हैं। लैंडर से डेटा रुक रुक कर आने लगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी कि वो लुढ़क रहा था और उसके किनारे जमीन से टकरा रहे थे। वो उछल सकता था और उछलकर कॉमेट से बाहर गिरकर स्पेस में जा सकता था। हमें पता ही नहीं था, हमें सिर्फ ये पता था कि हम जमीन पर नहीं हैं और हम घूम घूम कर लुढ़कते जा रहे थे। और फिर 12 मिनट बाद उम्मीद की एक किरण नजर आई। जैसे ही कंप्यूटर पर फ्लैश दिखा, हम सब उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और हमने रियलाइज किया कि लैंडर डेटा वापस भेज रहा है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया था। हम एक्चुअली कॉमेट पर साइंस कर रहे थे और हमें उसके रिजल्ट्स मिल रहे थे। लैंडर ने लुढ़कना बंद कर दिया। फीले के सोलर पैनल्स पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे और क्राफ्ट की छोटी सी बैटरी में सिर्फ 60 घंटे का पावर बचा था। वक्त बहुत ही कम था। हम जो करना चाहते थे वो पूरा प्लान हमें खत्म करना पड़ा और सब कुछ दोबारा लिखना पड़ा, जिससे उन 60 घंटों में जो हमारे पास थे हम ज्यादा से ज्यादा साइंस वापस ला सके। फीले काम करने लगा। उससे सबसे पहले यह पता चला कि जमीन उससे कहीं ज्यादा अजीब थी जितना सोचा था। जमीन के बारे में एक चीज तो हमें पता चली कि उसके ऊपरी 40 सेंटीमीटर्स में बहुत ज्यादा फ्लफी मटेरियल था। वो ठोस और पथरीला नहीं था, वो फ्लफी था। आप सिगार की ऐश जैसी कोई चीज सोच सकते हैं। सोचकर देखिए कि कॉमेट 67P पर चट्टानें हैं, लेकिन सोचिए कि वो चट्टानें सिगार की ऐश जैसी हल्की और फ्लफी हैं। वो इतनी नाजुक थी कि अगर आप हाथ में ले लें तो बिना कोई ताकत लगाए उसे तोड़ सकते थे। उसमें स्टायरोफोम जितनी भी ताकत नहीं थी। फीले के उछल उछल कर लैंड करने से जमीन के बारे में पता चल गया। उसके उछलने से हमें 2 जगहों के सैंपल मिल गए और मजे की बात यह थी कि दोनों जगह अलग अलग तरह की थी। उससे हमें यह पता चला कि कॉमेट एक समान नहीं था, वहां सब जगह एक जैसा मटेरियल नहीं था। फीले के इंस्ट्रूमेंट्स ने यह खुलासा कर दिया कि कॉमेट 67P सिर्फ 2 लोब्स के जुड़ने से नहीं बना, बल्कि वो अलग अलग तरह के ब्लॉक से बना है जो ग्रेविटी ने खींच खींच कर जोड़े हैं। फीले में लगे कैमरे ने भी उस जगह के जरूरी सुराग दिए जहां लैंडर आखिर में जाकर रुका था। लैंडर ने जो तस्वीरें ली थीं वो वाकई कमाल की थीं, क्योंकि उन्हीं से हम ये पता कर पाए कि फीले एक तरफ लुढ़का हुआ है। फीले कहां है ये नहीं पता था। वो प्लान की हुई लैंडिंग साइट से बहुत दूर था। उसकी बैटरी खत्म हो जाने की वजह से वो रोजेटा से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। हमें यह नहीं पता था कि कॉमेट के सरफेस पर हम कहां हैं, और इसमें प्रॉब्लम यह थी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को डेटा बताने के लिए यह पता होना जरूरी था कि वो एग्जैक्टली कहां है, और उस इंफॉर्मेशन के बिना रिजल्ट्स किसी काम के नहीं थे। वक्त गुजर रहा है और अब भी फीले लैंडर का कोई अता पता नहीं है। क्या वो वापस मिलेगा या सब कुछ खत्म हो चुका है? जब आप एक स्पेस रोबोट बनाते हैं या फॉलो करते हैं तो उसकी सक्सेस में आप खुद को झोंक देते हैं। आप चाहते हैं कि स्पेस के बुरे से बुरे हालात में भी वो काम पूरा कर ले। तो ऐसा लगता है जैसे हमारा एक पायनियर खो गया, एक साथी एक्सप्लोरर चला गया। 7 महीनों तक बंद रहने के बाद फीले जाग गया और उसने मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट किया। खोए हुए लैंडर से एक हल्का सा कॉल आया। हम बहुत एक्साइट हो गए क्योंकि हमें पता था कि वो जाग रहा है, वो चार्ज हो रहा है, वो सनलाइट देख रहा है और वो सब कुछ कर रहा है जो उसे करना चाहिए था। लेकिन कॉल्स हल्के पड़ गए और मार्च 2016 में यह घोषित कर दिया गया कि लैंडर खो गया है।
जब ये कह दिया गया कि फिले चला गया है तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसा लगा जैसे एक टीम चली गई और उस स्टेज पर मिशन में लैंडर वाला एलिमेंट खत्म हो गया और साथ में हमारा खेल भी।